गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टडी सोशियोलॉजी क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले क्लास में जो था हम लोग पढ़ रहे थे जनजातीय लोगों का आर्थिक वर्गीकरण, ठीक है, जिसमें आर्थिक वर्गीकरण में जो हम लोग का तीसरा चैप्टर था जिसमें हम लोग देखे तो शिकारी, ठीक है, खाद्य संग्राहक, घुमंतु, स्थानांतरित खेतिहर, कृषक तथा दस्तकारी जनजातियां, ये हम लोग का चैप्टर का नाम था। जिसमें हम लोग पिछले क्लास देखें तो जनजातीय लोगों का आर्थिक वर्गीकरण में हम लोग जो है इसके देखे तो अर्थव्यवस्था क्या है इसको देखे थे और इसके कुछ डिफिनीशन भी देखे थे, ठीक है। इसके साथ ही हम लोग देखे हैं तो जनजाति के आर्थिक संगठन के सामान्य विशेषता को भी अध्ययन किए हुए थे, ठीक है, जिसमें बहुत सारे विशेषता थे। जिसमें हम देखें तो प्रकृति पर निर्भरता, ठीक है, और साथ ही धर्म और जादू टोने का महत्व, उपभोग के लिए उत्पादन, मुद्रा का न्यूनतम उपयोग, विशेषीकरण का अभाव, ठीक है, और सामूहिकता, स्थिरता, उद्योग का अभाव। तो ये जनजातियों का जो आर्थिक वर्गीकरण है, कुछ इनकी विशेषताएं थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसको हम लोग अध्ययन किए थे, है ना। तो आज की क्लास में जो है हम लोग देखेंगे जनजातियों में जीवन यापन का प्रतिमान, ठीक है, अर्थात जो जनजाति हैं उनके जीवन में किस प्रकार का पैटर्न है। पैटर्न करने का मतलब कि इनका जो लाइफ स्टाइल है ना वो किस पद्धति से चलता है, ठीक है, उनकी जीवनचर्या क्या होती है, उनकी जो लाइफ जो दैनिक जीवन है, दिन प्रत्येक दिन का उनका जो व्यवहार है वो किस प्रकार से है, उनका क्या पैटर्न है, क्या प्रतिमान है, ठीक है। उन्हीं चीज़ों को जो है आज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि जनजातियों के जीवन शैली दूसरों समाज से भिन्न होने के कारण इनके जीवन यापन प्रकृति और जीवन यापन के साधन भी एक पृथक विशेषता लिए हुए हैं, ठीक है। अर्थात हम देखें तो जो जनजाति है ना, ये जनजाति की जो समाज है ये भिन्न समाजों से है, ठीक है, मतलब कि जो अन्य समाज है उनसे थोड़ी सी अलग है और इनका जो जीवन यापन है पूरी तरह से प्रकृति के ऊपर आश्रित है। अर्थात हम देखें तो प्रकृति के द्वारा जो है ना इनका जो आवश्यकताएं होती है वो पूरा होती है, अर्थात साधन के रूप में प्रकृति है, ठीक है। अर्थात अनेक जातियां कृषक जनजातियां अथवा श्रमिक जातियों के रूप में बदल चुकी है। जो बहुत सारे जनजाति है ना वो हम देखें तो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम वर्तमान में आधुनिक समय में हैं। अर्थात हम देखें तो हम लोग अब क्या है 5G में आ चुके हैं, है ना। तो क्या जनजाति में परिवर्तन नहीं होगा? आप ही लोग बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, कि क्या उनकी विकास होगा या नहीं होगा, कि सिर्फ सभ्य समाज का ही विकास होगा, ठीक है। तो वही कहता है कि अनेक जनजाति जो है ना कृषक जनजाति भी हो रहे हैं, श्रमिक जाति के रूप में बदल रहे हैं और अधिकांश जनजातियों का जो जीवन यापन है ना, ठीक है, वो आज बहुत अधिक परंपरागत भी है। अर्थात बहुत सारे ऐसे जनजाति हैं जो आज भी उनका जो जीवन यापन है ना पूरी तरह से परंपरागत है, ठीक है। केवल इन्हीं जनजातियों के आधार पर हम जनजाति जीवन यापन के वास्तविक प्रतिमानों को समझ सकते हैं, ठीक है। अर्थात इन्हीं जो जनजाति हैं इनके जीवन यापन का जो वास्तविक है, ठीक है, वास्तविकता जो है उन्हीं के ऊपर जो है हम इनके प्रतिमान को समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कि जनजातियों में जीवन यापन के साधनों का संबंध केवल उपभोग और उदर पूर्ति की आवश्यकता पर को पूरा करते हैं, ठीक है। अर्थात जो जनजाति है ना उनका जीवन यापन सिर्फ उनका उपभोग और उदर पूर्ति का है, ठीक है। अर्थात अधिकांश जनजाति आज भी ऐसे साधनों का कोई महत्व नहीं देते हैं जिसके द्वारा आवश्यकता से अधिक उत्पादन करके लाभ प्राप्त किया जा सके। मतलब इनके पास उतना लाभ के लिए कोई मतलब विचार ही नहीं है, उनका कोई महत्व ही नहीं है। उनका बस क्या है कि बस हमारी आवश्यकता और हमारी जो उदर है उसकी पूर्ति हो जाए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। अर्थात इनका जो कितना अच्छा सिद्धांत है कि साईं इतना दीजिए जामै कुटुंब समाए,
और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। मतलब हमें बहुत अधिक नहीं चाहिए, संतोषम परम सुखम। और नहीं तो वर्तमान में क्या है, व्यक्ति 10 रुपया कमाता है, तुरंत 11 रुपया कमाने की इच्छा रखता है, तो क्या वह संतुष्ट रहेगा? नहीं। लेकिन इनका बस मानना क्या है कि हमारी उदर पूर्ति हो जाए, बस वही काफी है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि जनजातियों के जीवन यापन के सभी साधन भौगोलिक पर्यावरण से संबंधित है, अर्थात जो जहां पे वो रहते हैं उन्हीं के द्वारा जो है अपनी आवश्यकता को पूर्ति कर लेते हैं। एक विशेष क्षेत्र में किसी जनजाति के लोग की प्रकृति से सुविधा मिल जाती है और उसी की सहायता से अपनी आजीविका चलाते हैं। मतलब पूरी तरह से क्या है, प्रकृति के ऊपर निर्भर है और प्रकृति के द्वारा ही जो है ना वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और आजीविका को भी चलाते हैं। आजीविका मतलब कि जो हमें जीवित रहने के लिए जिन आवश्यकताओं की वस्तु है उसके पूरा हो जाना। ठीक है, तो उसी को जो है हम लोग आजीविका कहते हैं। मतलब कि हमें जीवित रहने के लिए जो वस्तु की आवश्यकता है, तो वो यदि पूरा हो जाएगा, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, यहां पे देखिए बताते हैं कि वे स्वयं भी अपने क्षेत्र से बाहर जाकर आजीविका नए साधनों को ढूंढने या उनको उपभोग करने के प्रति उदासीन रहते हैं। अर्थात ये जो जनजाति है ना, ये बाहर जाकर जो है आजीविका के साधनों को ढूंढने के लिए वे उदासीन है। मतलब इनका इच्छा नहीं है कि हम बाहर जाकर जो है ना, मतलब कि जिस जगह पे हम हैं, जहां पे हमारा निवास स्थान है, वहां से हम कहीं दूर जाकर और अपने क्या आजीविका को उपार्जित करें। जैसे आप बहुत सारे लोग को देखे होंगे कि अपने निवास स्थान को छोड़कर और काफी दूर दूर जाकर और आजीविका के लिए काम धंधे करते हैं। लेकिन जनजाति लोग ऐसा नहीं करते, अपने स्थान पे जो है ना वो अपने आजीविका को उपार्जित करते हैं, वो कहीं बाहर जाने से कतराते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, चौथा पॉइंट क्या कहता है कि जीवन यापन के साधन सीमित होने के कारण इनकी क्षतिपूर्ति जो है वस्तु विनिमय के द्वारा की जाती है। ठीक है, वस्तु विनिमय समझ रहे हो, अर्थात वस्तुओं के द्वारा जो है अपना आदान प्रदान करके लोगों का क्षतिपूर्ति करते हैं। ठीक है, जनजातियों का जो जीवन शैली है, ठीक है, या जीवन यापन है ना, जनजातियों में जीवन यापन साधन चाहे चारागाह, चाहे शिकारी हो, खाद्य संकलन हो अथवा पशुपालन या कृषि उत्पादन कार्य सहयोग और समूहता के आधार पर ही किया जाता है। अर्थात कोई भी कार्य हो, वो चाहे शिकारी हो, खाद्य संकलन हो, पशुपालन हो, कृषि हो, ठीक है, इन सभी कार्यों में जो है ना एक दूसरे से समूह और सहयोग के द्वारा संपन्न की जाती है। ठीक है, यही कारण है कि आजीविका के साधनों में किसी तरह का कोई विशेषीकरण देखने के लिए नहीं मिलता है, कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता है। वहां पे सभी लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं और सब सामान्य रूप से रहते हैं। अधिक से अधिकांश जनजाति जो है हम देखें तो अधिकांश जनजातियों में जीवन यापन विभिन्न साधनों का उपयोग धार्मिक विश्वास और धार्मिक क्रियाओं के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अर्थात जो भी इनका क्रियाकलाप होता है जो जीवन यापन के लिए, वो भी धार्मिक विश्वास और धार्मिक क्रियाकलापों के आधार पर होता है। अर्थात हम देखें तो पशुपालन कृषि पर आधारित, वो भी धार्मिक ही हुआ। ठीक है, इसके साथ ही शिकारी और खाद्य संकलन जनजातियों भी अपने टोटम किसी विशेष वृक्ष या देवी देवता की पूजा के बाद ही शिकार अथवा खाद्य संकलन के लिए गांव से बाहर जाते हैं। जब ये शिकार पे भी जाते हैं ना, तो अपने घर के जो कुल देवता होते हैं, जो टोटम होते हैं, उनको पूजा आराधना करके ही जो है शिकार करने जाते हैं या फिर खाद्य संकलन करने जाते हैं। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे कि जो जंगल में जाते हैं वहां पे जो मधु रस होता है, ठीक है, हनी होता है, या फिर फल बीनने जाते हैं, जैसे हम देखें तो महुए का होता है, या फिर भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत सारे जंगलों में पाए जाते हैं। तो उन क्रियाकलापों को करने से पहले जो है अपने देवी देवता, अपने कुल देवता, टोटम को पूजा आराधना करके ही जो है बाहर निकलते हैं। ठीक है, कहता है कि भारतीय जनजाति जनसंख्या का 80% से अधिक भाग जीवन यापन के मुख्य साधन कृषि और मजदूरी है। ठीक है, लगभग 80% से अधिक जनजाति जो है वो क्या करते हैं, कृषि और मजदूरी करते हैं।
ठीक है। लेकिन जनजातीय परिवारों के पास औसतन कृषि भूमि इतनी कम है कि उनकी उपज की जीवन निर्वाह कर सकना बहुत कठिन होता है। अर्थात हम देखें तो इनके पास जो जमीन है ना, लैंड बहुत कम है। इस वजह से जो है इनका जीवन निर्वाह जो है बहुत कठिनाई के साथ होता है, मतलब सुखद और सुखमय नहीं होता, थोड़ा कष्टकारी होता है। अपनी भूमि पर खेती करने वाले की तुलना खेती और मजदूर की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, मतलब मजदूर के रूप में काम करने वाले की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अपनी भूमि पर खेती करने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास उतनी लैंड ही नहीं है। ठीक है, अर्थात हम देखें तो अधिकांश जनजाति क्षेत्र पहाड़ी, ठीक है, और पठारी तथा जंगलों में होने के कारण सिंचाई की सुविधा का भी पूर्ण अभाव है। आप देखे होंगे जो जनजाति होती है वो पहाड़ों के ऊपर रहते हैं, पहाड़ी, ठीक है, पठारी क्षेत्र में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो वहाँ सिंचाई की भी सुविधा नहीं हो पाता है, जिस वजह से इनका आजीवन थोड़ा सा परिवर्तन नहीं हो पाता है। ठीक है, 10वां देखिए क्या बताता है। 10वां कहता है कि जनजातियों का जो जीवन, जनजातियों क्षेत्र में यातायात के कुछ सुविधा होने से बहुत से जनजातीय लोग निर्माण कार्य, औद्योगिक श्रम, ठीक है, कारीगर तथा दस्तकारी पर आधारित व्यवसाय जैसे साधनों का भी जीवन यापन करने लगे। अर्थात जिनके यहाँ यातायात के साधन बढ़ रहे हैं, ठीक है, वहां पे साधन बढ़ने की वजह से जो है अब लोगों में निर्माण के कार्य करने लगे, औद्योगिक कार्य करने लगे, कारीगरी अर्थात मिस्त्री वाला, और दस्तकारी मतलब कि हाथ से बनाने वाला, जैसे हम देखिए फर्नीचर का काम, इलेक्ट्रिक का काम, ठीक है, और जो टेडी बियर वगैरह होता है, ठीक है, तो इनके काम को जो है वो अब धीरे धीरे करके और अपने जीवन यापन कर रहे हैं। कुल जनजातियों में हम देखें तो इनकी प्रतिशत अभी बहुत कम है। ठीक है, इनकी जो प्रतिशत है अभी बहुत कम है जो निर्माण कार्य, औद्योगिक श्रम, कारीगर और दस्तकारी के कार्य करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जनजातियों में आर्थिक विकास के प्रमुख स्तर। ठीक है, अर्थात कौन कौन से ऐसे स्तर है जिसमें आर्थिक विकास हो रही है। तो पहला जो स्तर इन्होंने बताया है वो है शिकारी तथा खाद्य संग्रह जनजाति। अर्थात वैसे जनजाति जो शिकार भी करते हैं और खाद्य संग्रहण करते हैं, अर्थात हंटिंग और फूड गैदरिंग, ठीक है, उसके द्वारा जो है अपना जीवन यापन करते हैं। तो यहां हम देखें तो बताता है कि जनजातियों में आर्थिक विकास के स्तर को ध्यान दे तो स्पष्ट होता है कि ये शिकार तथा जंगल के खाने योग्य पदार्थों का संकलन करना और जीवन यापन का सबसे प्राचीन साधन रहा है। ठीक है, अर्थात शिकार करना, क्योंकि हम जानते हैं कि शिकार के द्वारा बहुत पहले अपना उदरपूर्ति करते थे और जंगलों से कंदमूल के द्वारा, ठीक है, तो जिसके द्वारा वो अपना जीवन यापन करते थे। और लोग सामूहिक रूप से छोटे छोटे जानवरों के शिकार करके और मछली पकड़ के उनका अपना वितरण कर लेते थे, जिससे जीवन यापन का यह साधन सबसे निम्न स्तर और अर्थव्यवस्था को स्पष्ट करता है। इसी के साथ हम देखें तो कुछ जो है खाना बदोश के समूह में भी रहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग नोमैडिक ग्रुप कहते हैं, है ना। नोमैडिक ग्रुप अर्थात वैसे लोग जो खाना बदोश, मतलब आप देखे होंगे कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। इनके पीछे भी कारण है, जैसे हम देखें तो इनका मुख्य कारण जो है वो क्या होता है कि एक क्षेत्र में जब शिकार के योग्य जानवर और जंगलों के खाने योग्य पदार्थ की कमी हो जाती है तो वे लोग जो होते हैं दूसरे क्षेत्र में जाकर रहने लगते हैं, क्योंकि जहाँ पे रहते हैं वहाँ के यदि सभी जानवर को शिकार करके समाप्त कर दे, वहाँ के जो फल फूल हैं, जो वहाँ के जो खाने योग्य जो पदार्थ है वो समाप्त हो जाए, है ना, तो वहाँ से लोग क्या करते हैं, दूसरे जगह गमन करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। अनेक जनजातियां एक समूह दूसरे अथवा कबीले के निर्माण के समान रक्त समूह वाले समूह गोत्र के द्वारा होते हैं। अर्थात एक
गोत्र के रूप में होते हैं, कबीला के रूप में होते हैं, एक समूह के रूप में होते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे कुछ कुछ जो राजस्थान के जो कुछ जनजातियां हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि एक जगह पे 8-10 दिन तक रहते हैं, वहां पे अपनी वस्तु को बेचते हैं, कुछ वस्तु को कलेक्शन करते हैं। अब कलेक्शन करने के बाद क्या होता है, वो फिर वहां से दूसरे जगह चले जाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम देखें तो अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका में फिलीपींस बुशमैन और श्रीलंका के बेड्डा और फिलीपींस के पिग्मी, है ना, ऑस्ट्रेलिया के अनेक ऐसे जनजाति है जो खानाबदोश जीवन यापन करते हैं। ठीक है, भारत में भी जो है हम देखें तो भारत में, ठीक है, शिकार और खाद्य संकलन आजीविका प्रमुख साधन रहा है, जिसमें हम देखें तो कुछ ऐसे जनजाति हैं जो अपने खाद्य संकलन के द्वारा अपने उदर पूर्ति करते हैं, जिसमें हम देखें तो कादर हैं, चेचू हैं, राजी हैं, कुकी, है ना, डोम्बो तथा मलपनतनम, है ना, आदि जो है ये खाद्य संकलन करके अपने उदर पूर्ति करते हैं। और हम देखें तो छत्तीसगढ़ में भी कुछ जनजाति हैं, ठीक है, जिसमें हम देखें तो बिरहोर है, कोरवा है, बैगा है, भारिया, मांझी, उरांव, कंवर, है ना, जनजाति एक लंबे समय तक शिकार करके और जंगलों से खाद्य संग्रहण करके अपनी उदर पूर्ति करते हैं। ठीक है, हम देखें तो भारतीय जनजातियों में जो है ना जनसंख्या एक बड़ा भाग जो है जंगल के निर्जन क्षेत्रों में निवास करता है, अर्थात घने वनों में जो निवास करता है। और वे देखें तो जो लकड़ी है, ठीक है, लाह है, महुआ है, तेंदुपत्ता है, गोंद है, शहद है, आंवला है, बेर है ना, और जड़ी बूटी संकलन का विशेष महत्व रहा है। और इसके द्वारा अपनी उदर पूर्ति करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। आप लोग अभी देखे होंगे कि वर्तमान में अभी हर जगह पे क्या था, तेंदुपत्ता तोड़ रहा था, और इससे पहले महुआ गिर रहा था, है ना, और महुआ को बीन कर और क्या करते हैं, उसको बेचकर और अपने उधर पूर्ति और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो जनजातियों में जो है जंगलों के द्वारा उगने वाले फल फूल जड़ी बूटियों द्वारा अपनी उदर पूर्ति करते हैं। हम देखें, ठीक है, तो लगभग भारत की जनसंख्या का लगभग 7% हिस्सा आज भी जो है ना शिकार तथा खाद्य संग्रहण के स्तर पर संबंधित है। ठीक है, अर्थात यह प्रतिशत पहले की तुलना में आज बहुत कम हो गई है, लेकिन फिर भी 7% जो जनसंख्या है वो शिकार और खाद्य संग्रहण के स्तर से संबंधित है। दूसरा यदि हम देखें तो पशुपालन जनजातियां, है ना, पशुपालन करके अपनी उदर पूर्ति करते हैं। हम देखें तो जो जनजाति है ना, जनजाति पशुपालन का जो है, ठीक है, पशुपालन के द्वारा जीवन यापन का साधन, मुख्य साधन बनाए साधन है। ठीक है, पशुपालन के द्वारा अर्थात आप देखे होंगे वर्तमान में आज भी गांव वगैरह में जो कुछ लोग हैं वो पशुपालन करते हैं। जैसे देखें तो बकरी पालन, भेड़ पालन, ठीक है, गाय पालन और चूजा पालन, इसके द्वारा जो है अपनी आजीविका का उपार्जित करते हैं। अर्थात समूह में देखें तो पशुपालन के द्वारा आजीविका उपार्जित करने के कारण अपने घुमंतु जीवन को छोड़कर एक स्थान पर अस्थायी रूप से रहना आरंभ किया है। ठीक है, एक स्थान पर रहना आरंभ किया है। फोर्ड है, उन्होंने बताया कि पशुओं के उन विभिन्न उपभोग का उल्लेख किया और उन्होंने बताया कि आजीविका का प्रमुख आधार है। जिसमें हम देखें तो पशुओं के कुछ बड़ी करके उसका मांस खाना, है ना, अर्थात यदि पशु छोटा है तो उसको पालन करते हैं और जब बड़ा हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, मांस खाते हैं। दूसरा हम देखें तो दूध एवं दूध से बनने वाले दूसरे पदार्थ का उपयोग करना। ठीक है, तीसरा देखें तो पशुओं के चमड़े का उपयोग में लाना। चौथा देखें तो पशुओं के बालों का उपयोग करना। ठीक है, और यदि हम पांचवा देखें तो सवारी का काम लेना। ठीक है, जैसे हम लोग घोड़ा देखते हैं, गधा है, ऊंट है,
ये क्या है, सवारी के काम लेते हैं, और बोझ ढोने का भी काम लेना। तो इस तरह से पशुपालन का जो है, पशुपालन करके हम अपनी आसानी से उदर पूर्ति करते हैं। ठीक है, अर्थात हम देखें तो यहां पे बताता है कि पशुपालन में जो है टोंड है, गुर्जर है, भोटिया है ना, पंगवाले, खस, किन्नर आदि प्रमुख विशेष रूप से महत्व रखते हैं। टोडा जनजाति जो है ना, टोडा जनजाति पशुपालन की संपूर्ण व्यवस्था का आधार रखते हैं। और इसीलिए हम देखें तो टोडा जनजाति के लोग भैंस पालने वाले तथा भैंस को अपना टोटम मानकर उनकी पूजा भी करते हैं। ठीक है, अर्थात जो टोडा जनजाति है वो भैंस को पालते हैं और भैंस को ही अपना टोटम मानते हैं और भैंस को पूजा भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो कृषक जनजाति, अर्थात कृषि भी करने वाले कुछ जनजाति हैं। अर्थात आज सबसे अधिक संख्या उन जनजातियों की है जिन्हें हम कृषक अथवा खेतीहर जनजाति कहते हैं। अर्थात जो बहुत अधिक खेती करते हैं और खेती बाड़ी कर और अपनी आजीविका उपार्जित करते हैं। यदि हम देखें खेतीहर किसान में भी जो होता है ना, वो दो प्रकार के, मतलब कृषक जो जनजाति हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन है, तो पहला देखिए कहता है स्थानांतरित कृषक। ठीक है, स्थानांतरित कृषक, और दूसरा जो है ना स्थिर कृषक, अर्थात स्थानांतरित, जिसको हम लोग शिफ्टिंग कल्चर कहते हैं। और एक है आपका दूसरा जो है अस्थायी कृषक, अर्थात सेटल्ड एग्रीकल्चर्स, अर्थात स्थिर खेती। स्थानांतरित मतलब हम देखें तो कहते हैं एक स्थान पर कुछ समय तक खेती करने के बाद जब वहां की भूमि उपज नहीं रह जाती तो एक विशेष, ठीक है, एक विशेष जब वहां की उपज नहीं रहती तो एक विशेष जनजाति समूह किसी दूसरे स्थान पर जाकर खेती करना आरंभ करते हैं, अर्थात स्थानांतरित कृषि। ठीक है, जिसको हम लोग शिफ्टिंग कल्चर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के एग्जाम में ये जो था आपका आया हुआ था। ठीक है, सेकेंड ईयर का जो एग्जाम हुआ अभी वर्तमान में, तो इसमें ये आया था स्थानांतरित कृषि से आप क्या समझते हो, आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, मतलब कुछ जनजाति ऐसे हैं जहां पे वे खेती करते हैं। ठीक है, वो खेती करते हैं और जब वहाँ की उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाती है तो वहाँ से वो माइग्रेशन करते, स्थानांतरित करते हैं और फिर पुनः दूसरी जगह पे वो खेती करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, ऐसे में यदि हम जनजातियों में देखें, छत्तीसगढ़ की कुछ जनजाति हैं जो इसी प्रकार की खेती करते हैं। इसमें हम देखें तो बैगा, ठीक है, इसे व्यवहार के नाम से भी संबोधित करते हैं। जो खेती स्थानांतरित कृषि है इसे बैगा लोग जो होते हैं व्यवहार के नाम से संबोधित करते हैं। और जो कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार की खेती को, ठीक है, मध्य प्रदेश में इस प्रकार की खेती को दहिया कहते हैं। ठीक है, और नागा जनजाति में इसे जो है झूम खेती भी कहते हैं। जो नागा जनजाति है इसी को झूम खेती कहते हैं, जबकि अनेक आदिवासी समूह में इस खेती को जो है पेढ़ा, ठीक है, गुहाड़, खड़हा, दिप्पा, मादन के नाम से भी संबोधित करते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा देखिएगा, है ना। और यहाँ पे कहता है कि बैगा जो है, बैगा जनजाति यह विश्वास है कि खेती के लिए जमीन को हल से जोतना पृथ्वी को कष्ट पहुंचाना, इसीलिए एक स्थान के जंगली पहाड़ और झाड़ियों के आग लगाते हैं और पेड़ों के राख पर वह वर्षा का पानी पड़ता है और राख के बीज बोकर खेती का काम करते हैं। अर्थात कुछ जनजाति हैं जो बैगा हैं, आप लोग नाम भी सुने होंगे। वो बैगा जनजाति क्या कहते हैं कि यदि हम पृथ्वी को खोदेंगे तो उसे कष्ट होगा, तो हम इसे कष्ट नहीं देंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उसको जलाकर और एक राख का जो हम लेयर तैयार करेंगे, उस लेयर के द्वारा हम खेती बाड़ी करेंगे ताकि पृथ्वी को कष्ट नहीं पहुंचे।
ठीक है, ऐसा मानना है, इसलिए जो है वे स्थानांतरित कृषि करते हैं। दूसरा है अस्थायी कृषि, जहां पे व्यक्ति एक जगह पे रहकर जो है ना वो अपना कृषि कार्य करते हैं। ठीक है, अर्थात अब वर्तमान में हम देखें तो लगभग सब सेटल्ड एग्रीकल्चर कर रहे हैं, मतलब एक जगह स्थिर रहकर ही जो है कृषि कार्य करना प्रारंभ किए हुए हैं। ठीक है, जो हम वर्तमान में हम सभी करते हैं। अगला स्तर जो है वह है आपका कारीगर अथवा दस्तकारी जनजाति। ठीक है, इसमें हम देखें तो बताता है कि दस्तकारी तथा घरेलू उद्योग में भी एक प्रमुख स्थान है। ठीक है, जैसे हम देखें तो लोग बेत की तरह ही वस्तुओं का बनाते हैं, मिट्टी का बर्तन, ठीक है, सुंदर टोकरी, चटाई, रस्सियाँ, है ना, रस्सियाँ बनाते हैं, और तरह तरह के खिलौने, लोहे के औजार, बर्तन जैसे कार्य को बहुत कारीगरी के कारण जो है प्रसिद्ध है, अर्थात अपने हाथ के द्वारा जो है ना वो बनाते हैं। इसमें हम देखें तो लगभग बहुत सारे जनजाति हैं जो ये कार्य करते हैं। इसके अलावा हम देखें तो जंगल में महुआ, तेंदुपत्ता, ठीक है, शहद, जड़ी बूटी, इमली, ला, बांस एकत्रित करके और उसे निकट के बाजार में बेचकर और अपनी जरूरतों के अनुसार पूरा करते हैं। इसके साथ ही हम देखें तो आपका टोकरी है, चटाई है, सूप है ना, कलात्मक वस्तु बनाकर अपनी आजीविका उपार्जित करते हैं। ठीक है, पांचवा जो है आपका श्रमिक जातियां, अर्थात लेबरिंग ट्राइबल्स, मतलब कुछ ऐसे जनजाति हैं, ठीक है, कुछ ऐसे जनजाति हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जिसमें हम देखें तो लगभग 2011 की जनगणना में विभिन्न जनजाति के लोग, जनजाति जनसंख्या वितरण में यह तथ्य होता है कि लगभग हम देखें तो 26.21% खेती और मजदूरी द्वारा अपनी आजीविका उपार्जित करते हैं, और जो भूमिहीन आदिवासी हैं अथवा आदिवासी भूमि नहीं है ना, जिनके पास जमीन कम है, वे लोग खनिज भंडार और श्रमिकों का कार्य करते हैं। ठीक है, और खनिज पदार्थों के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा संपन्न राज्य अपना छत्तीसगढ़ है, जिसमें हम देखें तो कोयला, कच्चा लोहा, चूना पत्थर, बॉक्साइट, डोलोमाइट, टीन, है ना, विशाल भंडार है। तो इन सभी जगहों पे जो है जाकर जनजाति और अपने काम करते हैं और अपनी आजीविका उपार्जित करते हैं, मतलब श्रम काम करते हैं, मजदूरी का करते हैं, लेबर का काम करते हैं और उसके द्वारा अपनी आजीविका उपार्जित करते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो जो जनजाति का जो आर्थिक स्तर है, ठीक है, वो आपको 5 स्तर बताया गया। पहला कौन कौन था? पहला जो था हम देखें तो शिकारी एवं खाद्य संग्राहक, दूसरा कृषक, तीसरा जो है दूसरा पशुपालक, तीसरा कृषक, और चौथा जो है कारीगरी और दस्तकारी जनजाति, और पांचवा श्रमिक जनजाति है। तो इस तरह से जो है आज हम लोग का ये चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, अर्थात जनजाति लोगों का आर्थिक वर्गीकरण। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है चौथा चैप्टर अध्ययन करेंगे जनजाति को सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य, अर्थात जनजाति को सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य क्या है। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, चलिए तब तक धन्यवाद।